स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्री हब पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 71st बीपीएससी पीटी एग्जाम 2025 के लिए एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट यानी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज 3 को। इससे पहले इसका फुल लेंथ टेस्ट 2 और 1 दोनों का डिस्कशन हो चुका है। अगर आपने इस दोनों वीडियो को नहीं देखा तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से दोनों वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी प्री हब पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आपसे निवेदन है इस वीडियो सीरीज को पूरा देखें, एक लाइक जरूर करें, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। इस वीडियो के नीचे ही एडुटेरिया का बिहार स्पेशल प्रैक्टिस सेट का भी लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ इसका भी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और इसी वीडियो के नीचे आपको एडुटेरिया करेंट अफेयर और साथ में बिहार एसआई के लिए एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट का भी लिंक मिल जाएगा। तो इस वीडियो सीरीज को पूरा देखें, और अगर आप तैयारी जिस एग्जाम की कर रहे हैं उस वीडियो को भी आप लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फुल लेंथ टेस्ट 3 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज शब्दोपजीवी संघ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? ये जो शब्द है राज शब्दोपजीवी संघ, ये प्रयोग किया गया था बज्जी के लिए। किसके लिए? बज्जी के लिए, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बज्जी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, अशोक के शिलालेखों में निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो अशोक के शिलालेख में जो लिपि था उसमें था ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमाइक, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कृषि उत्पादन सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुआ? तो कृषि का जो उत्पादन है ये हुआ था नवपाषाण काल में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नवपाषाण काल। ठीक है, कब हुआ था? तो नवपाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, चावल की खेती के साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो चावल की खेती का जो साक्ष्य है ये प्राप्त किस हड़प्पा स्थल से हुआ? तो ये प्राप्त हुआ था रंगपुर से। ठीक है, कहां से? तो रंगपुर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 काफी इंपॉर्टेंट भी है, निम्नलिखित में से किसका श्रेय निम्बकाचार को समुचित रूप से दिया जाता है? तो निम्बकाचार को दिया जाता है कौन सा श्रेय? तो द्वैताद्वैतवाद का, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्वैताद्वैतवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, पाली ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के समय में गांव के कितने भेद बताए गए हैं? तो पाली ग्रंथ के अनुसार गौतम बुद्ध के समय में गांव के कुल 3 भेद बताए गए हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बताइए, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयालय, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विजयालय चोल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के बाद है, यह किसने कहा था? तो यह जो कथन है ये कथन है बलबन का, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बलबन। और इसने कौन सी नीति अपनाई थी? रक्त एवं लौह की नीति। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, रक्त एवं लौह की नीति। रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में सबसे पहले किन पुस्तकों का अनुवाद किया गया? तो जो पुस्तक था कौन कौन सा पुस्तक था जिसका अनुवाद किया गया था? तो इसका अनुवाद किया गया था महाभारत का, पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखित और कुरान का, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाभारत, पंचतंत्र और कुरान। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, निकोलो कॉन्टी निम्नलिखित में से किस शासक के समय विजयनगर आया था? तो निकोलो कॉन्टी जो था किसके समय में आया था? तो यह आया था देवराय प्रथम के समय में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, देवराय प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जौनपुर से किस मुगल बादशाह के खिलाफ फतवा जारी किया गया था?
तो जौनपुर से किस मुगल बादशाह के खिलाफ फतवा जारी किया गया था? तो ये किया गया था अकबर के खिलाफ, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ली आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? बताइए ली आयोग किससे संबंधित है? तो ली आयोग है भारतीय सिविल सेवा से संबंधित, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये कब स्थापित हुआ था? तो 1923 में। कब? तो 1923 में स्थापित किया गया था ली आयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सृजित किया गया था? तो भारत सचिव का जो पद है ये सृजित किया गया था 1858 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1858 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, भवानी मंदिर की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो भवानी मंदिर की जो रचना है ये किया गया था अरविंदो घोष द्वारा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरविंदो घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किनका संबंध हमारे राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन से है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया, इन ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिंगली वेंकैया भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारंभिक संस्करण के डिजाइनर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और बानर सेना का गठन कब किया गया? कौन सा सेना? तो मंजरी सेना और बानर सेना का गठन कब किया गया? तो ये किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। गांधी जी को किसने समझाया कि नमक सत्याग्रह केवल पुरुषों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए? तो गांधी जी को किसने ये बताया कि नमक सत्याग्रह जो है केवल पुरुषों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमला देवी चट्टोपाध्याय, यानी ऑप्शन डी, कमला देवी चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो पाकिस्तान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था चौधरी रहमत अली के द्वारा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चौधरी रहमत अली। ठीक है, कब किया था? तो 1933 में इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया। कब? अल हिलाल कब शुरू किया? तो 1912 में। सरकार द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के बाद उन्होंने अल बिलाग की स्थापना कब की? तो अल बिलाग की स्थापना उन्होंने की 1915 में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1915। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक थी? द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट जो है ये पुस्तक है सैयद अहमद खान की, एंड ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सैयद अहमद खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 1 है, रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। कौन सी राजधानी? तो राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। उनकी धार्मिक राजधानी कौन सा शहर था? तो धार्मिक राजधानी जो था वो था अमृतसर, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमृतसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, सप्त क्रांति यानी 7 क्रांतियों का समाजवादी विचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ये किया गया था राम मनोहर लोहिया के द्वारा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है यह कथन है महात्मा गांधी जी का, इन ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहां और किसने गिरफ्तार किया था? तो 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद जो है मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार किया गया था लेफ्टिनेंट हडसन द्वारा। कहाँ पे? दिल्ली में हुमायूं के कब्र के पास। कहाँ पे? दिल्ली में हुमायूं के कब्र के पास, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, सुभाष चंद्र बोस ने किस आंदोलन के बारे में कहा था कि जब भारतीयों का उत्साह चरम पर था तो आंदोलन की वापसी की घोषणा किसी राष्ट्रीय विपत्ति में या विपत्ति से कम नहीं थी? तो कौन सा आंदोलन था? तो ये था असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक। ठीक है, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, यह कथन किसका है कि स्वराज केवल विशिष्ट वर्गों के लिए नहीं बल्कि आम जनता के लिए होना चाहिए? तो ये जो कथन किनका है? तो ये जो कथन है ये है सी आर दास का, चितरंजन दास का। इन ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी आर दास। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, अस्थायी बंदोबस्त के लागू होने के बाद किसानों की दयनीय स्थिति पर किसने कहा था कि पूरा बंगाल एक जंगल में बदल गया है जिसमें केवल वनवासी रहते हैं? तो ये जो कथन है ये कथन है राजा राम मोहन राय का। इन ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने और कब की? तो 1873 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 भी काफी इंपॉर्टेंट है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था। यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद शाह। और 1739 में इसके समय क्या हुआ था? नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था और मयूर सिंहासन को युद्ध की ट्रॉफी के रूप में छीन के ले गया था। कहाँ ले गया था? तो ईरान। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। ईसाई मिशनरियों की सहायता से तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ईसाई मिशनरियों की सहायता से जो तरुण स्त्री सभा की स्थापना है ये किया गया था कलकत्ता में। यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके लिए? तो महिला शिक्षा और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए। अब कब स्थापना किया गया था? तो 1819 में। कहाँ पे? तो कलकत्ता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। यदि जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करे तो क्या होगा? तो जब जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा तो यह ऊपर उठेगा। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हल्का ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। और इसमें कौन सा सिद्धांत कार्य करेगा? तो उत्प्लावन बल सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। क्वेश्चन 32 है, कम वोल्टेज पर उपयोग करने पर विद्युत मोटर जल जाएगी क्योंकि? तो कम वोल्टेज पर उपयोग करने पर विद्युत मोटर जल जाती है, क्यों जलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि विद्युत धारा अत्यधिक प्रवाहित होने लगेगी। एंड ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंचाई तक उछल सकता है क्योंकि? चंद्रमा पर क्या है? तो चंद्रमा पर देखिए वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी बल की तुलना में कम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी बल की तुलना में कम है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना है? 1/6 है। क्वेश्चन नंबर 34 है, सर सीवी रमन को निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो सीवी रमन को जो पुरस्कार मिला था किसके लिए? तो प्रकाश के परिकीर्णन के लिए। यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश के परिकीर्णन के अध्ययन के लिए, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब है, तो जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो बनता है वस्तु से छोटा और उल्टा। कैसा बनता है? तो वस्तु से छोटा और उल्टा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 35 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, मानव शरीर का प्रतिरोध किसके बराबर होता है? तो मानव शरीर का जो प्रतिरोध है ये होता है 10⁻³ ओम के बराबर, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
37 बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, कब होगा बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक? जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। किसके दिशा में? तो बल की दिशा में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विस्थापन बल की दिशा में होगा तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा, और विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होगा तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की इकाई है? तो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की जो इकाई है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः डैश पर निर्भर करती है? तो किसी भी माध्यम में ध्वनि की जो चाल है, ध्वनि की चाल वो किस पर निर्भर करेगी? तो निर्भर करेगी घनत्व पर और प्रत्यवस्था पर, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों, घनत्व और प्रत्यवस्था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो घूमती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाले बल को कहते हैं। तो जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति इस तरह से कर रही है तो घूमती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर जो लगने वाला बल है उसको क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अभिकेंद्रीय बल, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, MnO2 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? यानी मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। कितना है? तो 4 है। क्या कर रहा था? मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, माणिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो माणिक और नीलम जो है रासायनिक रूप से जाने जाते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है प्रश्न 43, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन सबसे कम वायु प्रदूषण करता है? तो कौन सा ईंधन है जो सबसे कम वायु प्रदूषण करता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है केरोसिन, डीजल, हाइड्रोजन या फिर कोयला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, क्या करता है? सबसे कम वायु प्रदूषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 है, जल आयनिक लवणों का विलायक है क्योंकि? तो जल क्या है? आयनिक लवणों का विलायक है क्योंकि इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है, यानी बल कहते हैं जल का जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो अधिक होता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 45, क्वेश्चन 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा समान तापमान पर ठोस अवस्था में रहता है? तो इसका बताइए आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन। आयोडीन क्या रहता है? सामान्य तापमान पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न 46, क्वेश्चन 46 है, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो टेफ्लॉन जो है ये बहुलक है ऑप्शन नंबर ए, टेट्राफ्लोरी इथिलीन का। किसका है? तो टेट्राफ्लोरी इथिलीन का, यानी ऑप्शन ए। 40 नंबर क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी जो धातु है वो है प्लेटिनम, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे भारी धातु प्लेटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 काफी इंपॉर्टेंट भी है कि द्रव अवस्था में बदले बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो द्रव अवस्था में बदले बिना ठोस से सीधे गैस में बदलने की अवस्था को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कपूर का जलना डायरेक्ट गैस में बदल जाता है कपूर जल के, इसलिए उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्वेश्चन 49 है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? तो किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। क्वेश्चन 50 है, अल्कोहलिक किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो अल्कोहलिक किण्वन का अंतिम उत्पाद जो है वह एथिल अल्कोहल, यानी ऑप्शन ए, एथिल अल्कोहल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, चिकित्सा के क्षेत्र में
गोल्डन आवर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गोल्डन आवर जिसको सीपीआर भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सीपीआर। ये किससे संबंधित है? तो ये है दिल का दौरा से संबंधित, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको हार्ट अटैक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 52। दुर्घटना में घायल व्यक्ति के पास अपना रक्त समूह जांचने का समय नहीं है, उसे निम्नलिखित में से कौन सा रक्त दिया जाना चाहिए? यानी दुर्घटना के समय अगर किसी का रक्त समूह पता नहीं चल रहा है तो उसे कौन सा रक्त समूह दिया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ नेगेटिव, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, आप लोग बताइएगा आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। मेरा है ओ पॉजिटिव, आप लोग का क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन 53 है, मनुष्यों में वृक्क तंत्र का भाग है, तो मनुष्यों में वृक्क किस तंत्र का भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपापचय के लिए, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपापचय के लिए, या फिर इसको आप कह सकते हैं एक्सक्रिएशन, यानी उत्सर्जन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 54। क्वेश्चन 54 है, कौन सा विटामिन शरीर द्वारा संग्रहित नहीं किया जा सकता? यानी शरीर द्वारा कौन सा विटामिन है जिसको संग्रहित नहीं किया जा सकता है? तो विटामिन है सी, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, और इसके विपरीत विटामिन ए, डी और ई जो है वसा में घुलनशील है। कौन कौन सा? ए, डी और ई, यह सब वसा में, विटामिन सी जल में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन है? तो विटामिन सी, और वसा में तो ए, डी और ई। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन 55 है, आप दर्पण से कितनी भी दूर खड़े हो आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा दिखाई देता है, तो जो दर्पण है संभवतः कैसा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा या तो समतल या तो उत्तल, यानी ऑप्शन डी, या तो समतल है या फिर उत्तल दर्पण है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। निम्न में से कौन सा मृतजीवी कवक है? तो ऑप्शन दिया हुआ है कौन सा जो मृतजीवी कवक है, शैवाल है, फीताकृमि, पेंसिलियम या अमर बेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पेंसिलियम। पेंसिलियम क्या है? तो मृतजीवी कवक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। मधुमेह होने का कारण है, तो मधुमेह कब होता है? जब इंसुलिन जो है उसका उत्पादन कम होता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन का उत्पादन, यानी कम उत्पादन, तब मधुमेह की बीमारी हो जाता है, जिसे डायबिटीज भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, मकड़ियां किस प्राणी जगत के अंतर्गत आती है? तो मकड़ियां किस प्राणी जगत के अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन दिया हुआ है मोलस्का, एनालिडा, निडारिया या फिर ऑर्थोपोडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑर्थोपोडा। इसके अंतर्गत जो है मकड़ियां और तिलचट्टा ये सब इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। कभी कभी पूछ लेता है कॉकरोच जो है किस संघ के अंतर्गत आता है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑर्थोपोडा। क्वेश्चन 59 है, मेडुला ऑब्लंगेटा निम्नलिखित में से किस अंग का भाग है? तो मेडुला ऑब्लंगेटा जो है ये भाग है मस्तिष्क का, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मस्तिष्क का। ठीक है, किसका भाग है? मस्तिष्क का। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से किस पौधे की जड़ों में गांठें होती है? तो ऑप्शन दिया हुआ है किस पौधे की जड़ में गांठें होती है? तो ऑप्शन दिया हुआ है फलीदार पौधे, परजीवी पौधे, अधिपादप पौधे या फिर जलीय पौधे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फलीदार पौधे, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर ए फलीदार पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। महाधिवक्ता निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? तो महाधिवक्ता है ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, इन ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 165 के तहत। अनुच्छेद 165 के अनुसार किसी राज्य का महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू हुई? देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है ये 2 अक्टूबर 1959 को शुरू हुआ था। कहाँ पे? राजस्थान के नागौर जिला में। कहाँ पे? तो राजस्थान के नागौर जिला में। ठीक है, कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति निहित है।
तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की जो शक्ति है ये निहित है संसद में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद। और किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 124 की 1 के अनुसार संसद आवश्यकता पड़ने पर क्या करेगा? कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकता है, अनुच्छेद 124 के तहत। ठीक है, 24 के 1 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है 64। राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राज्य विधान परिषद के 1/3 सदस्य जो है वो क्या किसके लिए चुने जाते हैं? तो विधानसभा के लिए चुने जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/3। क्वेश्चन नंबर 65 है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि प्रस्तावना जो है संविधान का एक हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम मामला, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। इसी मामले में जो सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना जो है संविधान का एक हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को परिभाषित किस आधार पर किया गया है? बताइए किस आधार पर किया गया है? तो अल्पसंख्यकों को जो परिभाषित किया गया वो किया गया भाषाई और धार्मिक के आधार पर, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति रहे हैं? क्या पूछ रहा है? सबसे कम अवधि, यानी जो राष्ट्रपति रहे तो उनका सबसे कम अवधि यानी सबसे कम समय किनका था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन का 13 मई 1967 से 1969, यानी 1967 से 1969 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। भारतीय संसद के द्वितीय या उच्च सदन का गठन कब हुआ था? तो भारतीय संसद के द्वितीय या उच्च सदन का गठन जो है ये हुआ था 3 अप्रैल 1952 को, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसे क्या कहा जाता था? राज्यसभा। इसका गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को। क्वेश्चन नंबर 69 है, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे काका साहेब कालेलकर, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा काका साहेब कालेलकर। क्वेश्चन नंबर 70 है, संसद में प्रस्तुत किया गया विधेयक किस कार्यवाही के बाद अधिनियम बन जाता है? तो संसद में प्रस्तुत किया गया विधेयक जो है किस कार्यवाही के बाद अधिनियम बन जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब राष्ट्रपति उस पर क्या करता है? अपनी स्वीकृति दे देते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जब राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे देते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात और बाल लिंगानुपात का सही युग्म चुनिए, यानी लिंगानुपात और बाल लिंगानुपात का सही युग्म क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 943 और 919, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार कुल लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, और अगर बाल लिंगानुपात बात करें 0 से 6 वर्ष तक तो 1000 लड़कों पर 919 लड़कियां। क्वेश्चन 72। उपयोगिता का गणनात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो उपयोगिता का गणनात्मक सिद्धांत दिया गया मार्शल द्वारा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्शल। क्वेश्चन नंबर 73 है, जब उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीनरी और पूंजी के मूल्य में कमी को सकल घरेलू उत्पाद से घटा दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है शुद्ध घरेलू उत्पाद, एनडीपी। क्या कहा जाता है? शुद्ध घरेलू उत्पाद, एनडीपी, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, समान वितरण और समता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी? तो समान वितरण और समता के साथ जो विकास है कौन सी पंचवर्षीय योजना का है? तो यह 9वीं पंचवर्षीय योजना, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा
1997 से, कब से? तो 1997 से 2002 के, इसका काल क्या था? 1997 से 2002। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75। क्वेश्चन नंबर 75 है, गैर निष्पादित परिसंपत्तियों एनपीए के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो कह रहा है कथन एक कि एक वित्तीय वर्ष में ब्याज का भुगतान 365 दिनों से अधिक समय तक रोका जाना चाहिए, तो ये कथन बिल्कुल गलत है। दूसरा कथन है कि एक वित्तीय वर्ष में मूलधन का भुगतान 180 दिनों से अधिक समय तक रोका जाना चाहिए, तो ये भी कथन गलत है। तो इसमें से ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। किसी देश में घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को क्या कहते हैं? तो एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को कहा जाता है क्या चीज? तो सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीडीपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77। क्वेश्चन 77 है, भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का नियमन कौन करता है? तो भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का जो नियमन है ये किया जाता है कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम 2003 के द्वारा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम 2003। क्वेश्चन नंबर 78 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो दोनों का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ और विश्व बैंक दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1944 में हुआ था। कब हुआ था? 1944 में, ठीक है, 1944 में। और वाशिंगटन डीसी है, और विश्व बैंक का भी 1944 में। क्वेश्चन 79 है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भारत में सेवा कर लागू किया गया था? तो कौन सी समिति की सिफारिश पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा चलैया समिति, यानी ऑप्शन बी राजा चलैया समिति की सिफारिश पर किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से किस बॉन्ड के माध्यम से भारतीय संस्थाएं विदेशी मुद्रा के बजाय भारतीय रुपए में विदेशी व्यापारों से धन जुटा सकती है? तो कौन सा बॉन्ड है? तो ये बॉन्ड है मसाला बॉन्ड, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मसाला बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृतियां नदी द्वारा अपर्दन क्रिया के कारण बनती है? कौन सी भू आकृतियां नदी द्वारा अपर्दन क्रिया से बनती है? तो ऑप्शन दिया हुआ है गार्ज, जलोढ़ पंख, बाढ़ का मैदान, डेल्टा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गॉर्ज, जिसे घाटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से कौन सा बलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो इसमें से कौन सा है जो बलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सियरा नेवेदा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा सियरा नेवेदा। ये क्या है? तो बलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, ठीक है। हिमालय एंडीज, रॉकी जी सभी क्या बलित पर्वत का उदाहरण है। क्वेश्चन 83 है, हेम्बॉल जलधारा निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में प्रवाहित होती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हेम्बॉल जलधारा जो है किस गोलार्ध में प्रवाहित होती है? तो ये होती है दक्षिणी गोलार्ध में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में भी कहाँ? तो दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ साथ दक्षिणी चिली से उत्तरी पेरू तक। क्वेश्चन नंबर 84 है, कितने भारतीय राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? तो कुल कितना राज्य है भारतीय राज्य जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। कौन कौन सा है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी है, ठीक है। वो तो केंद्र शासित प्रदेश में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 85। क्वेश्चन नंबर 85 है, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है वो है पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है स्टैटिक जीके का।
कि भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल है। ठीक है, जिसमें देश के कुल उत्पादन में लगभग 75% का योगदान देता है। कितना? 75% का कुल उत्पादन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86। क्वेश्चन 86 है, भारत के सर्वाधिक भूभाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि भारत के जो सर्वाधिक भूभाग है उसमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, एंड ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, टोटल 43% हिस्सा जो है जलोढ़ मिट्टी से घिरा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है, में से कौन सी प्लेट एशिया और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलिपियन प्लेट, यानी ऑप्शन सी फिलिपियन प्लेट कहाँ स्थित है? एशिया और प्रशांत महासागर प्लेट के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से किसे शांत घाटियों का देश के रूप में जाना जाता है? तो शांत घाटियों के देश के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेसोथो को। किसको? लेसोथो, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेसोथो, जिसे शांत घाटियों का देश के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो अंडमान निकोबार का जो द्वीप समूह है इसका सबसे उत्तरी जो द्वीप है वो है लैंडफॉल द्वीप, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लैंडफॉल द्वीप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है, विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण खान भंडार किस देश में स्थित है? तो सोने का जो खान है इसका भंडार किस देश में स्थित है? तो इसका स्थित है ऑस्ट्रेलिया में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में है दुनिया का सर्वाधिक स्वर्ण खान भंडार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। अफ्रीका के उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए अफ्रीका के जो उष्ण कटिबंधीय घास है इसे जाना जाता है सवाना के नाम से। कौन सा नाम है? सवाना घास का मैदान। पेरी जो है उत्तरी अमेरिका का घास मैदान है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, और आप लोगों के लिए क्वेश्चन है स्टेपी जो है किस देश का घास के मैदान का नाम है? ठीक है, स्टेपी किस देश के घास का मैदान का नाम है? ये लोग आप लोग आंसर में बताइएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92। क्वेश्चन नंबर 92 काफी इंपॉर्टेंट भी है, भूकंपीय तीव्रता को किस यंत्र से मापा जाता है? तो भूकंपीय तीव्रता को मापा जाता है सिस्मोग्राफ से, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। किससे मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से मापा जाता है, यानी भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है, महाद्वीपों और महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है ये प्रतिपादित किया गया था अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा? अल्फ्रेड वेगनर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सामान्यतः अग्नेय और कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है और इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है क्वार्ट्ज, अबरक, एम्फीबोल और पायरोक्सिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबरक। ठीक है, पुराने जमाने के जितने भी आयरन थे, इस्त्री करने वाला आयरन, उसमें अबरक पाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। अवसादी चट्टानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्या पूछ रहा है? कौन सा कथन जो है असत्य है? तो पहला कथन है कि अवसादी चट्टानें पहले से मौजूद चट्टानों के अपक्षय से बनती है, बिल्कुल सही कथन है। ये चट्टानें क्रिस्टलीय होती है, ये भी सही है। और तीसरा है ये चट्टानें परतों में निक्षेपित होती है, ये भी सही है। ये चट्टानें पानी में नहीं बह सकती, ये कथन गलत है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। क्वेश्चन 96 है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बिहार के लिए कि बिहार का जो पहला हिंदी समाचार पत्र है वो कौन सा है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार बंधु, यानी ऑप्शन बी। और इसकी जो शुरुआत कब हुई थी? 1872 में। कब? 1872 में शुरुआत की गई थी बिहार शरीफ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97। क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? तो बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी इमदाद अली खान के द्वारा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा इमदाद अली खान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। और स्थापना कब किया गया था? तो ये किया गया था 1868 में। कहाँ पे? तो बिहार शरीफ में। क्वेश्चन नंबर 98 है, पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख गार्गी संहिता में मिलता है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये जो आक्रमण हुआ था ये हुआ था पुष्यमित्र सुंग के शासनकाल में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र सुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 99 है काफी इंपॉर्टेंट है, एंशिएंट हिस्ट्री का प्रश्न है कि नागार्जुनी पहाड़ी में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण किसने किया था? और ये PYQ भी है, PYQ भी क्वेश्चन है कि नागार्जुनी पहाड़ी में आजीविकों के लिए गुफाओं का जो निर्माण है किसने करवाया? तो ये करवाया गया था दशरथ के द्वारा, सम्राट अशोक और उसके पुत्र दशरथ के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 100। क्वेश्चन नंबर 100 है, बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने आक्रमण किया था मगध और तिरहुत में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मगध और तिरहुत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 101। क्वेश्चन नंबर 101, मुगल शासक बाबर की मृत्यु के समय बिहार का शासक कौन था? तो मुगल शासक बाबर की मृत्यु के समय बिहार का शासक था वो था जलाल खान नुहानी, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जलाल खान नुहानी। क्वेश्चन नंबर 102, 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो दानापुर के अंग्रेज अधिकारी थे विलियम टेलर और जनरल लॉयल, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 103, 1914 में भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल ब्रिटेन भेजा गया जिसमें बिहार से कौन शामिल थे? तो बिहार से जो शामिल थे वो थे कौन कौन? तो मजरूल हक थे, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा भी थे, यानी दोनों थे शामिल, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 104, कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार जो है ये आता है AW, किसके अंतर्गत आता है? AW आता है, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, ए का मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय और W का मतलब होता है शुष्क शीत ऋतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 105। 105 है, बिहार के किन क्षेत्रों में बाल सुंदरी मिट्टी का विस्तार है? तो ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट भी है कि बाल सुंदरी मिट्टी का विस्तार किन क्षेत्रों में है? तो ये है बाल सुंदरी मिट्टी पूर्णिया में, दरभंगा और मुजफ्फरपुर, यानी तीनों में है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 106। क्वेश्चन 106 है, बिहार के किस जिले में नहरों के माध्यम से अधिकतम सिंचाई की जाती है? तो बिहार के किस जिले में नहरों से सिंचाई की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहतास, यानी ऑप्शन सी रोहतास। क्वेश्चन नंबर 107, बिहार का अक्षांशीय विस्तार है, तो बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? तो वो है 24 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए 24 डिग्री 20 मिनट से नॉर्थ से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट नॉर्थ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय वन कब शुरू किया गया था? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। कब? तो 2015 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। कब शुरुआत हुई? तो 2015 में।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। ग्राम कचहरी का प्रधान होता है, तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो होता है सरपंच, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सरपंच। बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के जो पहले मुस्लिम राज्यपाल थे वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, एंड ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 111। भारत के किस शहर ने दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर बनने के लिए जलवायु मिशन की शुरुआत की है? तो ऊर्जा साक्षर बनने के लिए जलवायु मिशन की शुरुआत इंदौर ने की है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंदौर। 12। किस राज्य सरकार ने पेड़ों की अवैध कटाई तथा वन्य जीव के अवैध शिकार को रोकने हेतु गरुराक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली की शुरुआत की है? तो क्या नाम है? तो गरुराक्षी ऑनलाइन एफआईआर। तो ये शुरुआत किया गया कर्नाटक सरकार द्वारा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 113। निम्न कथनों पर विचार करें। तो चलिए कथन पे विचार करते हैं। बिहार में पहला घड़ियाल अभ्यारण्य मुजफ्फरपुर में गंडक नदी में बनेगा। तो ये गलत है कथन, मुजफ्फरपुर नहीं बल्कि कहाँ पे? तो गोपालगंज में। कहाँ पे? तो गोपालगंज में। दूसरा है घड़ियाल ICUN के रेड लिस्ट में गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी में है। तो ये कथन बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। और घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ बन रहा है? तो गोपालगंज के गंडक नदी में। क्वेश्चन नंबर 114। प्रवासी भारतीय दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा कथन जो है सही है। तो पहला है कि प्रवासी भारतीय दिवस का 18वां संस्करण भुवनेश्वर में 9 जनवरी को मनाया गया। बिल्कुल सही कथन है, 18वां संस्करण था, भुवनेश्वर में मनाया गया है 9 जनवरी को। प्रतिवर्ष मनाया जाता है, लेकिन 2015 से यह एक द्विवार्षिक कार्यक्रम के रूप में मनाए जाने लगा। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है कि इस वर्ष का विषय यानी थीम जो है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान था। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है, थीम भी आप लोग याद रखिएगा, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। कथन 4 है कि इस बार की मुख्य अतिथि त्रिनाद एवं टैबैगो गणराज्य की राष्ट्रपति क्रिस्टिन कार्ला कांगलू थी। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है, यानी उपयुक्त में से सभी कथन सही है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी दिया हुआ है, 1, 2, 3 और 4, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 115। ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन फर्स्ट दिया हुआ है, इस प्रोजेक्ट का जो शिलान्यास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विशाखापत्तनम के पास पुद्दिमदका में किया गया था। तो बिल्कुल सही है, पुद्दिमदका में किया गया था, विशाखापत्तनम में, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, यह प्रोजेक्ट ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत बनने वाला पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब है। ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है, इस परियोजना में 20 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा विकसित की जाएगी। ये भी सही है। लास्ट कथन है कथन नंबर 4, यहाँ प्रतिदिन 1500 टन ग्रीन हाइड्रोजन और 7500 टन ग्रीन हाइड्रोजन से बने उत्पाद जैसे मेथेनॉल, ग्रीन यूरिया का उत्पादन किया जाएगा। ये कथन भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी में दिया राइट आंसर 1, 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 116। भारतीय नौसेना ने 20 से 21 नवंबर 2024 को तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 2024 का कौन सा संस्करण आयोजित किया है? तो सी विजिल इंपॉर्टेंट क्या है? सी विजिल, ठीक है। तो इसका कौन सा संस्करण आयोजन किया गया है? तो इसका किया गया चौथा संस्करण, यानी 4th, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? तो 22 दिसंबर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118 और 118। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
बीपी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यह जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है 2015 में शुरू की गई थी, बिल्कुल सही है। इस योजना ने 2014-15 में जन्म के समय लिंग अनुपात को 918 से सुधार कर 2023-24 में 930 कर दिया, ये भी सही है। तीसरा है कथन, माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के लिए सकल नामांकन अनुपात में 75.51% से 79.4% तक की वृद्धि हुई है, बिल्कुल सही कथन है। कथन 4 है कि पश्चिम बंगाल एकमात्र राज्य है जिसने इस कार्यक्रम को लागू नहीं किया, ये भी कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 119, भारत का पहला मधुमेह बायोबैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो मधुमेह बायोबैंक स्थापित किया गया चेन्नई में, एंड ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 120, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र इनकोइस और उनके सारथ सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इनकोइस ने समुद्री बचाव कार्यों में सुधार के लिए अपने सारथ सिस्टम को सारथ 2 में अपग्रेड किया है, बिल्कुल सही कथन है। सारथ सिस्टम को मूल रूप से 2016 में लॉन्च किया गया था, ये भी कथन बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है कि सारथ समुद्र में वस्तुओं और व्यक्तियों के बहाव की भविष्यवाणी हवा धाराओं और तरंग के आधार पर करता है, ये भी कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, होमी भाभा चेयर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो होमी भाभा चेयर योजना का मुख्य उद्देश्य है उत्कृष्ट वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों को अनुसंधान तथा विकास कार्य के लिए मान्यता और अवसर प्रदान करना, एंड ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122, जलवाहक योजना कौन सा योजना है? तो जलवाहक योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका उद्देश्य अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से माल ढुलाई को बढ़ावा देना है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123, 22वां काग्यू मोललम बिहार के किस जिले में आयोजित हुआ है? कौन सा है? तो 22वां काग्यू मोनलम बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया है? तो इसका जो आयोजन है ये हुआ गया जी में। हाल ही में गया का नाम बदलकर गया जी भी कर दिया गया, ऑप्शन बी गया जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 124, एक देश एक चुनाव हेतु गठित 39 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीपी चौधरी, यानी ऑप्शन डी पीपी चौधरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 125, भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव कौन सा है? तो भारत का जो पहला सीमावर्ती सौर गांव है वो है मसाली, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मसाली। कहाँ है? तो गुजरात के बनासकांठा जिला में। कहाँ पे? तो बनासकांठा जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126, करेंट अफेयर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुशासन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है और 2024 में इसकी थीम क्या थी? तो चलिए देखते हैं किस तिथि को मनाया जाता है। कथन ए में दिया हुआ है 24 दिसंबर विकसित भारत के लिए भारत का मार्ग सुशासन और डिजिटलीकरण के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण। तो ये कथन गलत है। 25 दिसंबर ये भी गलत है, ठीक है। सुशासन और डिजिटलीकरण माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण थीम गलत है। ऑप्शन सी 25 दिसंबर विकसित भारत के लिए भारत का मार्ग सुशासन और डिजिटलीकरण के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण, ये कथन बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 127, अमृत परंपरा नामक उत्सव श्रृंखला का आयोजन किस मंत्रालय की पहल है? इसका राइट जो आंसर है वो हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 128, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा हाल ही में परीक्षण की गई भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक
स्वदेशी मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, ए सी डी सही है, बी जो कथन सही नहीं है कि यह ध्वनि से 5 गुना कम गति से उड़ान भरने में सक्षम है। यानी हमारा आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन 129 है, स्पेस एक्स द्वारा भारत के लिए लॉन्च किए गए नए संचार उपग्रह का नाम क्या है? तो नए संचार उपग्रह है, इसका नाम है GSAT-N2 एंड ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा GSAT-N2। क्वेश्चन नंबर 130, ऑनको सेरियासिस जिसको रिवर ब्लाइंडनेस के उन्मूलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑनको सेरियासिस रिवर ब्लाइंडनेस, तो चलिए देखते हैं कथन कौन कौन सा है। तो 30 जनवरी 2025 को नाइजर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरे के रूप में ऑनकोसेरियासिस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। यानी बिल्कुल सही है। दूसरा है कि यह उपलब्धि नाइजर को दुनिया भर के उन कुछ देशों में शामिल करती है जिन्होंने इस बीमारी को सफलतापूर्वक खत्म कर दिया है, जिनमें कोलंबिया, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला और मैक्सिको शामिल है। तो दोनों कथन सही है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 131, केंद्र सरकार और ADB के बीच हस्ताक्षरित 9 करोड़ 80 लाख डॉलर के ऋण समझौते से संबंधित परियोजना का नाम क्या है? तो इस परियोजना का नाम क्या है? तो इस परियोजना का नाम है भारत के स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम का निर्माण एंड ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 132, मुकाव नामक 50 बिलियन डॉलर की परियोजना किस देश ने शुरू की है? किस देश द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया सऊदी अरब के द्वारा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 133। क्वेश्चन 133 कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा, INSV तारिणी नाविक सागर परिक्रमा 2 अभियान के लिए 24 नवंबर 2024 को ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड के लिए रवाना हुई। तो बिल्कुल सही है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने INSV तारिणी को 2 अक्टूबर 2024 को हरी झंडी दिखाकर गोवा से रवाना किया था। ये भी कथन सही है। अग्नि योद्धा 2024 XAW 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारतीय सेना और सिंगापुर के सशस्त्र बलों के बीच देवलाली महाराष्ट्र में संपन्न हुआ। ये भी कथन सही है। कथन 4 है कि अग्नि योद्धा 2024 का 13वां संस्करण था। तो ये भी सही है, यानी वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 134। इसमें भी करा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए विचार करते हैं। पहला कथन है कि जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी और सुमितोमो फॉरेस्ट्री ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिगोसैट विकसित किया है। तो कथन बिल्कुल सही है। हाल ही में भारत और अल्जीरिया ने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये भी कथन सही है। तीसरा है कि चीन ने पेरू में चाणक्य मेगा पोर्ट का अनावरण किया, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का पहला हरित और स्मार्ट पोर्ट होगा। ये भी कथन सही है। पूछ रहा कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135। भारत ने 21 जनवरी 2025 को किस कार्यक्रम में पर्यवेक्षक देश बनकर एक रणनीतिक उपलब्धि हासिल की है? तो कौन सा कार्यक्रम था? तो कार्यक्रम का नाम था यूरोड्रोन कार्यक्रम, यूरोड्रोन कार्यक्रम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 है कि ह्यूमन मेटान्यू वायरस HMPV के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन जो है सही नहीं है, चलिए देखते हैं। तो इसकी पहली बार पहचान 2001 में हुई थी। बिल्कुल सही है। यह मुख्य रूप से बच्चों, बुजुर्गों और प्रतिरक्षा विहीन व्यक्तियों को प्रभावित करता है। ये भी सही है। इसके समान लक्षण में खांसी, बुखार, नाक बहना और सांस लेने में तकलीफ शामिल है। ये भी सही है। वर्तमान में इसका विशिष्ट एंटीवायरल उपचार या टीका उपलब्ध है। ये कथन गलत है। अभी इसका टीका उपचार क्या है? तो उपलब्ध नहीं है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 137, भारतीय रेलवे के सहयोग से आईआईटी मद्रास ने अपने परिसर में भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक कहाँ शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया चेन्नई में। कहाँ पे? तो चेन्नई में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138, तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास पूर्वी प्रहार कहाँ आयोजित किया गया था? तो पूर्वी प्रहार जो है ये आयोजित किया गया अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? तो अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया 10 से 18 नवंबर तक। क्वेश्चन नंबर 139, भारत और रूस के बीच हस्ताक्षरित पेंटी वेरिएंट समझौते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के बीच बीच सहयोग पर अनुमति मिली है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब जो है गलत कथन दिया हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 140, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी ने अपने परिसर में सुरक्षित और कुशल लेन देन के लिए किस ब्लॉकचेन संचालित डिजिटल मुद्रा की शुरुआत की है? तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है बीम कॉइन, यानी ऑप्शन बी बीम कॉइन। अब क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 50 तक मैथ का प्रश्न है, तो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल STD PDF पर मिल जाएगा, तो वहाँ से देख कर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आया। वीडियो सीरीज पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि सबसे पहले वीडियो का जो नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। इस वीडियो सीरीज के डिस्क्रिप्शन में आपको इससे पहले जितने भी वीडियो 71 बीपीएससी के लिए बनाया गया उन सब का पीडीएफ लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। साथ ही साथ बिहार स्पेशल एडुटेरिया का जो बिहार स्पेशल ऑब्जेक्टिव बुक है उसका भी 500 करके हम लोग प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिहार स्पेशल भी आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।